चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष में हमारे दो खास सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश खंडूरी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी दीपक तिवारी भी इस वक्त शामिल हो रहे हैं चर्चा में। पहला सवाल खंडूरी जी आपसे, अब जबकि मुलाकात के मायने तलाशने तक की नौबत आ गई है हमारी कि हम ये देख रहे हैं कि अब अन्ना हजारे और बाबा रामदेव मिलते हैं, तो इस मुलाकात के मायने क्या होंगे? यकीनन सवाल मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए था, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता भी है, यहाँ पर बन रहा है कि इस मुलाकात के मायने हम तलाशें क्या? देखिए आशीष जी कि अब देखिए बाबा का जो आंदोलन रहा है, जैसे ही उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया तो वो उन पर खास तौर पर केंद्र सरकार पर बाबा ने भी हमले बोले तो केंद्र सरकार ने भी उनकी घेराबंदी की और बाबा बिल्कुल निपट अकेले से हो गए, बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़ गए, इस मूवमेंट से भी अलग हो गए। लेकिन बाबा को ये एहसास हो चुका है कि वो अपने दम पर ये आंदोलन नहीं चला पाएंगे, तो उनको एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है, ऐसे शख्स की जरूरत है जिसकी एक छवि हो। तो जब तक अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों साथ थे तो बाबा ने भी उनसे एक डिस्टेंस बना रखा था, लेकिन जब वो देखते हैं, बाबा देखते हैं कि उनके बीच में एक दरार पड़ चुकी है, तो तब बाबा की ये मुलाकात निश्चित तौर पर उसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। और जिस तरह से गुपचुप ढंग से हुई है, जो कि अन्ना हजारे का जो चरित्र नहीं कहा जा सकता कि वो पारदर्शिता में यकीन रखते हैं, लेकिन इस बैठक को उन्होंने गोपनीय रखा और पत्रकारों से और मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने दूरियां बना के रखी। आपने एक बड़ी बात कह दी कि ये अन्ना हजारे का चरित्र नहीं है कि वो इस तरीके की गुपचुप मुलाकातें करें। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं, खंडूरी जी कह रहे हैं ये अन्ना का चरित्र नहीं है, पारदर्शिता हर मामले में वो रखते हैं। इस गुपचुप मुलाकात की जरूरत क्यों आन पड़ती है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल से उन्होंने किनारा कर लिया, पुणे में पहले ही आभास उन्होंने करा दिया था, उसके बाद अचानक रात को रामदेव से मिलते हैं। और जैसा केजरीवाल का आज बयान आया है कि अन्ना ने जो कुछ बोला कल शाम मीटिंग के बाद, शायद उन्हें केजरीवाल ने खुद ये नहीं सोचा होगा कि अन्ना ऐसा बयान वहां पर देंगे कि मेरी तस्वीर भी इस्तेमाल मत करना, मेरा नाम भी आप इस्तेमाल करना। तल्ख है, यानी आप कहना चाहते हैं बेतल्ख हो गए अन्ना यहाँ पर। कठोर लहजे में अन्ना ने इस बात को बोला है, हमने सुना इस चीज को, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन हम देखते हैं, जो उनकी भाषा थी काफी कठोर यहाँ पर थी। तो कहीं ना कहीं अन्ना भी शायद इस बात को समझते हैं कि एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, लोग उनके साथ जुड़ते गए और निष्पक्ष छवि के जितने भी लोग थे, सारे लोग उनके साथ जुड़े थे, जिनकी छवि एकदम स्वच्छ थी। लेकिन अब आगे चल के जब आंदोलन एक मुकाम पर पहुंचने की ओर जाता है, आधा आंदोलन तक 1.5 साल तक वो आंदोलन चलता है, तो उसके बाद एकदम से चुनावी विकल्प की बात सामने आती है। जब अन्ना आज इनकार कर रहे हैं कि वो चुनावी विकल्प देने के मूड में नहीं थे, राजनीतिक दल गठन करने के पक्ष में नहीं थे, जाहिर सी बात है कि पहले भी उनका वही माइंडसेट रहा होगा, क्योंकि अन्ना ने पहले भी इस बात को बोला है। तो जब केजरीवाल एंड टीम ने कहीं ना कहीं अन्ना पर, मेरे को लगता है, दबाव रहा होगा कि हम लोग एक राजनीतिक चुनावी विकल्प लोगों को देते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह की भीड़ लगातार वहां पर उमड़ रही थी, हो सकता है केजरीवाल को इस बात का आभास हुआ हो सकता है ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए और हम लोग राजनीति में जाने के बाद इस आंदोलन को एक नई दिशा दें। अन्ना उनसे सहमत नहीं थे, तो ऐसे में आज मैं यही कह रहा हूं, आज की मुलाकात, कल की जो रात की मुलाकात उनकी हुई है, उस मुलाकात को हम देखते हैं शायद अन्ना इस वजह से गोपनीय रखना चाहते हैं। खंडूरी जी ने बिल्कुल ठीक बोला, उनका चरित्र ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको, मैं कहूंगा कि ठोकर यहाँ पर लगी है, जो केजरीवाल जब उनसे अलग हो गए हैं, कई सारे लोग उनसे जुड़े थे जिन पर उन्होंने पूरा भरोसा किया, जिनके सहारे उन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया, जो लोग लगातार हर कदम पर उनके साथ थे, उन्हीं के थ्रू वो सारी चीजें करते थे। एकदम से वो लोग उनसे अलग हो जाते हैं, अन्ना एकदम से इतना तल्ख हो जाते हैं, इतना कड़ा फैसला लेते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंदर ये दूरियां थी वो पहले ही बढ़ चुकी थी, पहले ही ऐसा कुछ पक रहा था अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से अन्ना यहाँ पर नाराज थे। तो कहीं ना कहीं अन्ना शायद फूंक फूंक कर ये कदम उठा रहे हैं कि अब जो कदम वो आगे लेने जा रहे हैं, कहीं आगे चल के उसका भी हस्त ऐसा ना हो, तो कहीं ना कहीं ठोक बजाकर कोई फैसला यहाँ पर लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि जब तक कोई कॉन्क्रीट चीज निकल कर ना आ जाए, कॉन्क्रीट बातचीत किसी स्तर पर ना हो जाए, तब तक ये सारी चीजें सार्वजनिक ना हो। मुझे शायद इसके पीछे यही वजह लगती है, क्योंकि उस मुलाकात के बाद से अभी तक हम देखते हैं तकरीबन 24 घंटे उस मुलाकात को हो गए, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है कि इस तरीके के आंदोलनों में जबकि जनता की सीधी भागीदारी होती है, वहां पर ओपन फोरम होता है, वहां पर सीधे संवाद होता है जनता और अन्ना के बीच, सरकार के बीच, एक तरीके से यहां पर इस तरीके की गुपचुप मुलाकातों की जरूरत पड़ सकती है। अगर अन्ना हजारे को बाबा रामदेव को साथ में लेना है अपने आंदोलन, तो क्या वो खुले मन से इस बात का ऐलान नहीं कर सकते हैं? नहीं, इसमें एक चीज और है, ये तो सिर्फ एक कयास है या मायने, मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे हमने रिपोर्ट भी दिखाया कि इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद थे, तो अभी तो इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई कि वाकई में इस चीज को लेकर वहां पर चर्चा हुई या नहीं हुई, सिर्फ एक कयास है, सिर्फ एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि केजरीवाल से वो अलग हो गए तो रामदेव से जाकर उन्होंने मुलाकात किया, रामदेव ने उनसे आके मुलाकात की, और केजरीवाल, यहाँ पर सिर्फ केजरीवाल का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल ही एक ऐसे शख्स है पूरी टीम अन्ना में जो लगातार रामदेव पर हमले
मतलब बोलते आए हैं। रामदेव ने जब भी मंच साझा करने की बात की अन्ना के साथ, तो रामदेव केजरीवाल ने इसका विरोध किया है, और कहीं ना कहीं जब भी उनको मौका मिला है वो रामदेव के खिलाफ बोलने से चूके नहीं है केजरीवाल। अब क्योंकि जो व्यक्ति रामदेव के खिलाफ है, जब वही व्यक्ति अलग हो जाता है तो उसके बाद इस मुलाकात के मायने अलग तरीके से निकलते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस संबंध में कोई चर्चा ना हुई हो, या एक रूटीन मुलाकात भी से कह सकते हैं, लेकिन उस घटनाक्रम के तुरंत बाद ये मुलाकात होती है, तब हम इस तरह के कयास यहाँ पर निकाल रहे हैं। शायद ये चाह रहे हैं क्या, मुझे नहीं लगता कि क्या कभी जो अरविंद केजरीवाल नाराज हुआ करते थे बाबा रामदेव को, अब अरविंद केजरीवाल जो कि अन्ना हजारे से नाराज हो गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं, तो ऐसे में बाबा रामदेव को पास आने का एक मौका भी मिल गया। निश्चित तौर पर इससे पहले भी वो लोग मंच साझा कर चुके हैं। इससे पहले जब अन्ना का आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ तो रामदेव वहां पर पहुंचे थे, और ऐसी खबरें वहां पर उस थी। वक्त तो अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरीके के बयान नहीं दिए जिसमें बाबा का बहुत ज्यादा विरोध दिखा हो। उससे पहले के घटनाक्रम में हम देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने लगातार इसका विरोध किया, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले शायद अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गया था कि हमारे आंदोलन में भीड़ नहीं जुटी है, लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे, हो सकता है वो यहाँ पर आएंगे तो भीड़ यहाँ पर आएगी, और ऐसा हुआ। बाबा रामदेव जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक बात शायद अन्ना हजारे को भी समझ में आ गई थी, अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गई थी कि बाबा रामदेव का जो आभा मंडल है वो अलग तरीके का है, उनका जो जन समुदाय है जो उनको समर्थन करता है वो अलग तरह का वर्ग है। तो हो सकता है कि ये एक वजह हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात की वजह मुझे ये नहीं लगता कि इसमें चुप्पी साधने की कोई जरूरत थी या गुपचुप तरह की मुलाकात थी। हो सकता है आज या कल में, या हो सकता है कल ही इस बात पे कोई बयान वहां से आ जाए, कोई खुलासा इस संबंध में हो जाए कि वाकई में क्या मुलाकात हुई, क्योंकि बाबा रामदेव एक ऐसे शख्स हैं, अन्ना जरूर चुप रहे, रालेगण सिद्धि जाकर वहां अपने ब्लॉग में कुछ लिखें, सार्वजनिक तौर पर कुछ ना कहें, उनकी आदत है, लेकिन बाबा रामदेव ऐसे शख्स हैं वो लंबे समय तक चुप नहीं रह सकते, जरूर कुछ ना कोई ऐसा वो जिक्र जरूर करेंगे जिससे इस मुलाकात का खुलासा जरूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और एक चीज और दीपक आपने जिक्र की है, उस पर भी चर्चा करें। खंडूरी जी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जो हालात बन रहे हैं इसमें अन्ना ने, मुझे याद है कि जिस अंदाज में अपना बयान दिया है कि ना तो मेरी फोटो का इस्तेमाल हो और न ही मेरे नाम का इस्तेमाल हो, क्या अन्ना हजारे ये नहीं चाहेंगे कि अगर उनके नाम के इस्तेमाल के बाद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को एक नई दिशा मिल सके, उसके लिए अगर उनकी फोटो का इस्तेमाल हो सकता है तो होने दें। ऐसे में अन्ना हजारे ने इस बात के लिए क्यों रोका कि उनकी फोटो का भी इस्तेमाल ना हो, उनके नाम का भी इस्तेमाल ना हो? क्या अन्ना हजारे को डर लगता है कि उनके नाम पर, यहाँ पर उनके नाम का, उनकी फोटो का दुरुपयोग किया जा सकता है? देखिए आशीष जी, इस पूरे मूवमेंट को देखिएगा आप, तो इस पूरे मूवमेंट में अन्ना हजारे के नाम का जितना प्रचार हुआ, जितना इस्तेमाल हुआ, मुझे नहीं लगता इतना किसी और सदस्य का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या वो, उनकी टीम या वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं अन्ना हजारे की फोटो और नाम का? अन्ना हजारे का ये कहना नहीं है कि गलत इस्तेमाल। अन्ना हजारे जब ये बोलते हैं कि मैं ना तो राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा, वो उनका जो उन्होंने कहा है कि मेरी फोटो भी ना लगाई जाए, तो उनका ये कहना, वो जो मैं समझता हूँ वो ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में ऐसा ना हो कि कहीं मेरे नाम का इस्तेमाल हो रहा हो, कहीं मेरी फोटो लगा दी जाए, प्रत्याशी को ये लालच दिया जाए कि हाँ अन्ना हजारे हमारे साथ हैं, भले ही वो बाहर से नहीं लेकिन अंदर खाने हमारे साथ हैं, वो पब्लिक को दिखाने के लिए बताया जाए, प्रत्याशियों को ये प्रलोभन देने की कोशिश हो कि भाई अन्ना हजारे हमारे साथ हैं, आप चिंता ना करें। क्योंकि देखिए इस पूरे मूवमेंट में अन्ना हजारे बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं, और वो उस चुंबक का काम करते हैं पब्लिक को खींचने का। अगर वो चुंबक नहीं है तो पब्लिक इस आंदोलन से, केजरीवाल के आंदोलन से जुड़ पाएगी नहीं जुड़ पाएगी, ये एक सवाल है। अब ये आने वाले कुछ 1-2 महीने में पता चलेगा कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जाने वाला है। और जहाँ तक अन्ना हजारे की बात है, तो आपसे चर्चा, खंडूरी जी आपको क्षमा चाहते हैं आपको रोकने के लिए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुमार विश्वास जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विश्वास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। जी धन्यवाद। कुमार विश्वास जी, जिस तरीके के हालात हैं, अब अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीतिक पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे में अन्ना ने ये कहा है कि उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल भी न हो। हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा कहना पड़ गया अन्ना जी को? देखिए, आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, आपको याद है कि रास बिहारी बोस साहब जापान में एक अलग संस्था बनाकर आजादी के लिए मुहिम चला रहे थे। सुभाष बाबू हिटलर के पास पहुंचे थे, चाइना पहुंचे थे कि किसी तरह से हिंदुस्तान आजाद हो। भारत में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाम से एक संगठन काम कर रहा था। इधर हमारे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही थी, लेकिन ये एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, इनका लक्ष्य आजादी था। तो ये जितने भी आंदोलन की धाराएं निकली हैं, मुझे लगता है भ्रष्टाचार के लिए अब संकट का समय ज्यादा शुरू हो चुका है। क्योंकि एक तरफ तो अन्ना कहते हैं कि आंदोलन की दिशा बढ़ाई जाएगी, आंदोलन प्रबल किया जाएगा, और जो अन्ना कहते थे कि वैकल्पिक राजनीति इस देश में आनी चाहिए, जो उन्होंने कहा था जंतर मंतर पे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर
का भरोसा नहीं है और एक वैकल्पिक राजनीति इस देश को दूंगा मैं। मुझे लगता है उस वैकल्पिक राजनीति की भूमिका उनके एक आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते, उनके एक अनुयायी होने के नाते अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने संभाली है। मुझे लगता है वहां से भी एक नई राजनीति का सूत्रपात होगा और दोनों दिशाओं से भ्रष्टाचार पर हमला हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। कुमार विश्वास जी, दो बातें हो सकती हैं, या तो अरविंद जी और अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना जी के अलग अलग होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है वो दो भागों में बंट जाए और कुछ उसकी धार कुंद पड़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है अगर हम सकारात्मक सोचें तो अब दो तरफे हमले होंगे भ्रष्टाचार पर। आप किधर जाएंगे? देखिए, मैंने तो पहले दिन ही, जिस दिन से राजनीतिक पहल की बात थी, मैंने कहा था कि राजनीतिक पहल होनी चाहिए और अन्ना जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक कवि होने के नाते, कलाकार होने के नाते राजनीति मुझे सूट नहीं करती, मेरी सृजनात्मकता उसमें बाधित होती है। इसीलिए मैंने कहा कि लोग बसपा के समर्थक हो सकते हैं, लोग लोजपा के समर्थक होते हैं, लोग सपा के समर्थक हो सकते हैं, तो कुमार विश्वास होने के नाते मैं इस नई राजनीतिक पार्टी का समर्थक रहूंगा। इसके लिए रैली में जाना पड़े, भाषण करना पड़े, लोगों से अपील करनी पड़े तो करूंगा। और मुझे लगता है हर अच्छे आदमी ऐसा करना चाहिए। और आने वाले कल में जो अन्ना का भय है, देखिए अन्ना को क्या डर है, अन्ना के मन में कहीं ये शंका है कि इस देश की राजनीति अभी इस काम के लिए तैयार नहीं है कि बिना शराब के, बिना पैसे के, बिना कंबल के, बिना जाति के, बिना धर्म के लोगों को चुनाव जिता सके। लेकिन अब ये चुनाव, देखिए, जब आपके पास भी तो चुनौतियां होंगी तमाम। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय मैंने ये कोशिश की, मैंने ये चाहा कि मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ता हूँ इंजीनियरिंग के बजाय, तो मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी तो उन्होंने मुझे बधाई दी, उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो एक तरह से उनके दत्तक पुत्र हैं उनकी चेतना के, और उनके साथ जितने भी साथी हैं, प्रशांत हैं, मनीष है, संजय सिंह है, इन सब लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सामाजिक जागृति के पितामह को, अपने पूज्य गुरु को ये सिद्ध करके दिखाएं कि इस देश में माहौल आ गया है कि अच्छे लोग लड़ेंगे और जाकर नया कानून बनाएंगे और नया देश निर्माण करेंगे। ये लेकिन अन्ना जी के बिना संभव हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अन्ना जी से पहले भी बहुत सारी चीजें थी, अन्ना जी के बाद भी, और अन्ना जी ने आज भी कहा है कि आंदोलन दो दिशाओं में गया, दोनों को मेरी शुभेच्छाएं। अन्ना अगर राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं संपर्क में आना चाहते तो ये अन्ना का व्यक्तिगत निर्णय है, और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत निजता और निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए। और यही अन्ना के अनुयायी भी मेरे ख्याल से, जब अन्ना प्रचार करने के लिए, तो अन्ना ने ये तो कहा कि मैं देश भर में घूमूंगा, तो लोग उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों को वोट मत दो, जन लोकपाल पास करवाने में रोड़ा बने उन्हें वोट मत दो। तो जन लोकपाल पास करवाने में रोड़ा कौन कौन बने? कांग्रेस बनी, बीजेपी बनी, एसपी बनी, बीएसपी बनी, तृणमूल बनी। तो पार्टी जब सब रोड़ा बनी तो वोट किसे देंगे वो लोग? कब तक गठन हो रहा है आपकी पार्टी का? नहीं, वो देखिए, पार्टी का गठन तो वो लोग बताएंगे जो पार्टी की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की बौखलाहट मैं राजनीतिक दलों में देख रहा हूँ, आज भी मैं कई चैनल्स पे लगातार था, वहाँ जिस प्रकार का गुस्सा, गाली गुफ्तार जो हमारे राजनीतिक मित्र कर रहे हैं, उससे लगता है कि अभी टपका आया नहीं है, बाघ आया नहीं है, और बाघ के डर से वो बौखला गए हैं। क्योंकि अरविंद और उसके साथियों का जो ये समूह है जो राजनीतिक विकल्प की दिशा में बढ़ रहा है, अन्ना जी के आदेश के कारण, क्योंकि अन्ना जी ने कहा था राजनीतिक विकल्प की तैयारी करो, ये से कम शुचितापूर्ण राजनीति के मानक तो तय कर देगा। ये तो तय कर देगा कि फटी कमीज, घिसी हुई कमीज और घिसी पैंट पहनने वाला एक उम्मीदवार है और सामने एक फॉर्च्यूनर में और लैंडक्राफ्ट में उतरने वाला एक उम्मीदवार है। तो जनता तय करे कि दोनों में से किसे चुनना है, और उसके बाद भी अगर जनता इन लोगों को हराती है और उन्हीं लोगों को जिताती है, तो फिर इस देश की भ्रष्टाचार की लड़ाई को जनता को बंद कर देना चाहिए कि आखिरकार खूब भ्रष्टाचार चिल्लाने के बाद भी। आपको भी इस बात की आशंका है? नहीं, मैं कहता हूँ, देखिए, दोनों प्रकार के काम हुए। इस देश में शेषन हारे भी हैं और इस देश में गोरखपुर में किन्नर जीता भी है, भाजपा के रहते हुए, समाजवादी पार्टी के रहते हुए। दोनों के बड़े बड़े बाहुबली, एक ज्ञान बली और एक बाहुबली, दोनों जगह से। लेकिन मेयर के चुनाव में उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी दोनों को ठेंगा दिखाते हुए 500 रुपए की जमानत जब्त दिलाकर और एक किन्नर को वहां का मेयर बना दिया। तो इस देश की जनता जब ठान लेती है तो बिना पैसे चुनाव लड़वाती है, अपने पैसे से चुनाव लड़वाती है और जिता कर दिखाती है। तो ये जो राजनेताओं के प्रति और राजनीतिक क्लास के प्रति गुस्सा, विक्षोभ और विद्रोह है जनता के मन में, ये वोट में बदलेगा, ऐसी मुझे आशा है। एक सवाल और आपसे विश्वास जी जानना चाहूंगा, उसका जनता ये भी जानना चाहती है कि अब पहले हम अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी सबको एक साथ देखा करते थे और एक सुखद अनुभूति होती थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में आवाज उठाई जा रही है। लेकिन अब जब अन्ना भी आपके साथ नहीं है, किरण जी भी, उनका भी अभी स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि शायद आपके साथ वो वहां पर रहेंगी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वो सिनेरियो से गायब थी। ऐसे में क्या लगता है किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने रहेंगी? देखिए, मैं तो एक वोटर हूं, मैं तो एक सामान्य समर्थक हूं पार्टी का, मैं कोई ऑफिस बियरर नहीं हूं और ना मैं होने जा रहा हूं। मैं अन्ना जी के आंदोलन का भी समर्थक हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे जो
दृश्य होगा, जिसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, वो दृश्य होगा कि राजघाट पर इस देश के लोकसभा विधानसभा दिल्ली के चुनाव के बाद एक बहुत ईमानदार, सच्चे, तपेपूत युवक युवतियों की एक टीम शपथ ले रही हो और अन्ना हजारे वहां बैठकर मुस्कुरा रहे हो और किरण बेदी तिरंगा लिए हुए खड़ी हूं और कह रही हो कि एक नए भ्रष्टाचार का युग समाप्त हुआ और अब एक नए सूर्योदय स्वराज का युग समाप्त आ रहा है। ये लोग आए हैं। एक सुनहरा स्वर्णिम स्वप्न के बारे में, एक सुनहरा ख्वाब है। विश्वास जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या है कि जी ख्वाब देखने वाले ही उसे तामीर करते हैं। अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे, आप सोचकर बताइए, आप चैनल पर बैठे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्या 2 साल पहले 5 अप्रैल से पहले आपने कभी सोचा था कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनकी आवाज पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। लोग कहते थे देश मरा हुआ है, ये तो उठता ही नहीं है, इनको आदत पड़ गई है, भ्रष्टाचार हो गया है। तो जिस प्रकार से लोगों ने ये सपना नहीं देखा था, लेकिन हम लोगों ने देखा था। मुझे याद है 2010 की गर्मियां, मुझे याद है सबके, हमने वो सपना देखा था। तो ऐसा ही लेकिन विश्वास जी, जो कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में, उससे थोड़ी सी तकलीफ भी हुई है, ये बात भी आप मानते होंगे? निश्चित रूप से गांधी जी ने भगत सिंह के लिए ये कहा था कि ये पथभ्रष्ट युवक हैं। उस समय भगत सिंह की उस प्रक्रिया पर बहुत सारे लोगों को आस्था थी और गांधी जी के प्रति बहुत लोगों के मन में अनास्था पैदा हुई। लेकिन ना गांधी जी गलत थे, ना भगत सिंह गलत थे। आजादी की लड़ाई में किंचित योगदान दोनों का था, तरीके अपने हिसाब से था। तो मुझे लगता है कि ये केवल एक डिफरेंस है। अन्ना को ऐसा लगता है कि राजनीति इतनी प्रदूषित है कि उसमें उनके ये जो प्यारे शिष्य हैं, जो उनके प्यारे बच्चे हैं, जो उन्होंने तैयार किए हैं, जो इतने मेहनती हैं, जो इतने ईमानदार हैं, ये जाके कहीं खराब ना हो जाए या जीत ना पाए या हार ना जाए। इसलिए अन्ना ने उनसे कहा कि भाई आपको लगता है तो आप जीत के दिखाइए, जाइए। और मुझे लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है देश के ऊपर कि अन्ना को ये प्रूव करें वो लोग कि अन्ना जी आप बिल्कुल शक न करें इस देश की चेतना पर। ये चाहती है जनता, बड़े बड़े अहंकारियों का शासन डोल जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन का खाता नहीं खुला था, अकेली सीट जाके राजस्थान में एक आई थी, सुपड़ा साफ कर दिया था और 2 महीने पहले बनी थी केवल जनता पार्टी, ज्यादा महीने पहले बनी भी नहीं थी। तो अभी तो पूरा 1 वर्ष 1.5 वर्ष है लोगों के पास और वो दिन दूर नहीं कि राजघाट पर शपथ हो रही होगी। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल विश्वास जी आपसे, किस तरीके के जो हालात हैं हमने देखे पिछले कुछ दिनों में, अब कल ये भी खबरें आई हैं कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव की भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायने हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए, ये तो अन्ना जी बेहतर बता सकते हैं कि वो रामदेव जी से क्यों मिले, क्योंकि हमें इसकी सूचना नहीं थी और अन्ना ने बताया भी नहीं था किसी को। और हमने भी चैनल के माध्यम से ही वो दृश्य देखे जिसमें अन्ना गाड़ी में बैठ रहे थे जाते हुए। तो अन्ना जी या रामदेव जी के सूत्र बता सकते हैं कि उन दोनों की किस कारण से मुलाकात। क्या वो शून्य जो आप लोगों से उभरा है उसको भरपाई हो रही है क्या वहां से? देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे जी को किसी हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ होने ना होने से कोई शून्य उन पे असर पड़ेगा। अन्ना जी पहले भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे, आज भी हैं। और आज जैसा अरविंद ने कहा कि मेरे लिए वो आज भी मानक है, उनके 5 विचार मेरी पार्टी के फाउंडेशन में रहेंगे। तो कोई शून्य ऐसा नहीं बना है। बस ये है कि ये जो 1 और 1 बराबर 11 हुआ करते थे, अब ये 1 और 1 खड़े हैं और मुझे लगता है कि इनके आगे और संख्याएं जुड़ने से संख्या बल बहुत अधिक बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, जुड़े आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चर्चा जारी है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, राकेश खंडूरी जी भी हैं हमारे साथ और दीपक भी बने हुए हैं। दीपक, आपने विश्वास जी को भी सुना, अन्ना के सवाल पर, बाबा रामदेव के सवाल पर कुछ खुलकर नहीं बोल पाए हैं विश्वास जी भी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जैसा उन्होंने साफ तौर पर हमें जिसकी जानकारी नहीं थी, एक उन्होंने 2 बात यहाँ पर बोली। पहली चीज उन्होंने बोली कि हम लोग अन्ना के अभी भी साथ हैं, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हुए हैं, लेकिन हम लोग हमेशा उनके आदर्शों पे चलेंगे, उनके कहे अनुसार हम लोग चलेंगे। और एक चीज और, गांधी और भगत का यहाँ पर, भगत सिंह का उदाहरण दिया गया। बिल्कुल, उदाहरण तो उन्होंने यहाँ पर दिया, लेकिन जब आखिरी जो सवाल यहाँ पर था कि उस मुलाकात के विषय में आपको जानकारी नहीं थी, उन्होंने साफ तौर पर बोला मुझे कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि उन पूरी टीम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर वाकई में सिर्फ राजनीतिक दल के विषय पर अगर ये लोग, इन लोगों के रास्ते अलग हुए हैं और पहले जैसे संबंध इनके वाकई में है, तो निश्चित तौर पर उस मुलाकात की जानकारी होनी चाहिए थी। क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि जहां जहां अन्ना जाते हैं तो वहां पूरी टीम, पूरे जो शिष्य उन्होंने बोला कि हम लोग उनके शिष्य हैं, सभी लोग उनके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही अन्ना का बयान आता है उसके बाद खुद ही कुमार विश्वास इस बात को बोलते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। यानी कि देख सकते हैं कि सिर्फ एक बयान के बाद कितनी बड़ी खाई यहाँ पर बीच में पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं असर तो इसका पड़ेगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अन्ना को इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किस लोगों के बीच हम लोग जाएंगे तो अन्ना को लगता था कि शायद राजनीति में जाने से उन पर कुछ छींटे यहाँ पर पड़ेंगे, लेकिन ये लोग उसका सामना कर ले जाएंगे। और अन्ना ने मूक सहमति उनको दी है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोला है। और मुझे लगता है आशीष कि अगर वाकई में अन्ना की मूक सहमति होती कि राजनीतिक दल के गठन के फैसले के वो समर्थन में होते, तो ये नौबत ही नहीं आती कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे होते, कुमार विश्वास से हम ये सवाल कर रहे होते कि वाकई में ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई है। यानी कहीं ना कहीं अन्ना तल्ख तेवर थे, अन्ना एकदम से उस फैसले से निराश थे और उन्होंने खुद बोला उनको दुख यहाँ पर हुआ है। यानी कि राजनीतिक दल वाला जो फैसला है कुमार विश्वास की, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसा उन्होंने बोला है कि अन्ना चाहते हैं कि उनके शिष्य आगे बढ़े इस रास्ते से, और जब वहां पहुंचेंगे तो अन्ना उनके साथ में बैठे होंगे। शुभेच्छा दी है
बिल्कुल। और पहली चीज ये है कि जैसे उन्होंने बोला कि बहुत जल्द हम लोग शपथ ले रहे होंगे, शायद कुमार विश्वास जी को भी इस बात को याद रखना चाहिए कि इतना आसान ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि देश में हमने वो राजनीतिक दल देखे जो 60-60 सालों से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद सत्ता का स्वाद वो लोग नहीं चख पाए या सत्ता तक पहुंचे भी हैं तो छू के वो लोग राजनीति का रंग भी बहुत बदला है। बिल्कुल। और जैसी चुनौतियां यहाँ पर सामने हैं, उन्होंने बोला कि जनता हमें पैसे देगी, जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे अगर हमारी छवि यहाँ पर अच्छी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब अन्ना एक आंदोलन कर रहे होंगे, उसके पैरेलल राजनीतिक दल के रूप में ये इस आंदोलन को आगे ले जा रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर इन्होंने बोला कि अन्ना का जनाधार ज्यादा बड़ा है, अन्ना को लोग ज्यादा मानते हैं, तो लोग इनकी तरफ क्यों आएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर वाकई में अन्ना की इतनी बड़ी लोग चाहने वाले ज्यादा हैं जैसा कुमार विश्वास ने बोला, फिर लोग इनके राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को वोट क्यों देंगे? वो तो अन्ना के आंदोलन के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की सोचेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मतभेद जो दिखाई हमें देखे थे और जो उजागर भी हो गए, कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कुछ ज्यादा अति आत्मविश्वास यहाँ पर कुमार विश्वास जी में भी दिखाई दे रहा है, सभी लोगों में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर वाकई में कुमार विश्वास जिस बात को बोल रहे हैं वही सारी चीजें होने जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ सकती है आने वाले समय पर, और कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा कि वाकई में जो हमने फैसला उस समय लिया था वो गलत था। खंडूरी जी, क्या लगता है आपको? दीपक कह रहे हैं अति आत्मविश्वास है, आप क्या मानेंगे? ये अति आत्मविश्वास है या फिर विश्वास तक ही इसे रखा जाए? आशीष जी, मैं कुमार विश्वास के आत्मविश्वास की दाद देना चाहूंगा। बाकी कमाल की बात कही है उन्होंने, वक्ता तो अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इतिहास की बात की है और आज़ादी के आंदोलन की बात की है। देखिए, आज़ादी के आंदोलन और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। उस दौर में लगभग पूरा मुल्क फिरंगियों की यातनाओं से त्रस्त था। आज इस मुल्क में हालात सबके एक जैसे नहीं है, बड़ी विषमता है। आर्थिक विषमता जिस तरह से दिखाई देती है आपको कि मध्यम वर्गीय, ठीक ठाक उच्च मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और बिल्कुल शोषित वर्ग, तो आप देखिए कि जो एक मिडिल क्लास वर्ग है, जिसको जो सरकारें बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, समीकरण जिसके हाथ में समीकरण सारे होते हैं, वो किस तरह से उसको किस तरह से ये रिझा पाएंगे। और कमाल की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अन्ना हजारे हमें देखेंगे जब हम शपथ लेंगे, तो बहुत आगे की उन्होंने बात कर दी है। और किरण बेदी को उन्होंने वहां साथ में रखा है, झंडा लेके खड़ी होंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या अन्ना जो टीम केजरीवाल है वो चुनाव लड़ेगी, राजनीतिक पार्टी बनाएगी, तो सबसे पहली बात तो उनके लिए यह है कि वो सभी राज्यों में अपनी इकाई कैसे गठित करेगी। सबसे बड़ी चीज होती है नेटवर्क। कांग्रेस को इतने साल हो गए, मुझे लगता है कि 40 साल के करीब उनको हो गए हैं केंद्र की सत्ता में आते हुए, तो वो आज तक पूरी बहुमत की स्थिति में नहीं है, जो इतनी बड़ी पार्टी है। और ये पार्टी बिल्कुल नई है जो होने जा रही है, जैसा कि कुमार विश्वास बोल भी गए कि हम पार्टी शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। अब पार्टी शब्द का इस्तेमाल भी होने लगा है, पहले टीम की बात होती थी, अब पार्टी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जी। तो कितना शब्दों में कितना बदलाव आ गया। तो वो किस तरह से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं उनकी तरफ हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस देश में आप भी खंडूरी जी, मुझे लगता है दीपक की तरफ जा रहे हैं, अति आत्मविश्वास की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। और ये भी अच्छी बात है कि वो देश की जनता पर इतना भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, हमने पहले भी बोला है कि अभी देश की जनता पूरी तरह से वोटर ग्रुप में नहीं बदल पाई है। जब तक वो परिपक्वता नहीं आएगी वोटरों में, तब तक ये उम्मीद करना मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो पाएगा। खंडूरी जी, आपसे चर्चा को एक बार फिर से शुरू करेंगे। अरविंद केजरीवाल, जैसा कुमार विश्वास कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने एक भगत सिंह की संज्ञा दी है, मुझे लगता है, और अन्ना हजारे को उन्होंने एक संज्ञा दी है महात्मा गांधी की। दो रास्ते उन्होंने गिनाए हैं, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्ता की जब बात की जाएगी, यकीनन मुझे लगता है अन्ना हजारे जो महात्मा गांधी की संज्ञा उनको दी गई है, उस तरीके की संज्ञा वही उच्च रखे जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल की जो लड़ाई होगी, जो जंग होगी, जो तरीका होगा, उसको हम थोड़ा सा अलग दिशा में जरूर लेकर जाएंगे। देखिए आशीष जी, पूरा एपिसोड आप देख रहे हैं पूरा, इस एपिसोड में जो अरविंद केजरीवाल जो चरित्र है, आज उनका जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि अन्ना हजारे उनके लिए बहुत पूजनीय हैं, पिता समान हैं, तमाम चीजें उन्होंने बोली। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। लोकपाल की बात भी उन्होंने बोली। उन्होंने कहा लोकपाल से अब कुछ, मतलब अब अचानक उनको ये ख्याल आता है कि जिस लोकपाल की इतनी बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे थे, महज उससे काम अचानक नहीं वो उनकी दृष्टि में वो लोकपाल अब कोई मायने नहीं रखता। उनको लगता है कि उससे कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है।
आज से अगर आप 6 महीने पहले की बात सुने तो यही केजरीवाल कहते थे कि लोकपाल आने से बहुत बड़ा चेंज इस देश में आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो जेल सलाखों के पीछे होंगे। और अचानक वो स्टेटमेंट उनका बदल जाता है और अब वो कहते हैं कि व्यवस्था बदल जाएगी क्योंकि हम अब राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए अन्ना का भी हवाला देते हैं, अन्ना भी यही चाहते हैं, वो ये कहते हैं। देखिए एक बात अभी कुमार विश्वास ने बोली कि अन्ना किसका समर्थन करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश भर में घूमूंगा और भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि ना तो बीजेपी लोकपाल लाना चाहती है ना कांग्रेस लाना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि अन्ना ठीक है, अन्ना ने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, ना मैं पार्टी बनाऊंगा, ना मैं राजनीतिक पार्टी में आऊंगा, ना मैं किसी को सपोर्ट करूंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सही बात बोली है कुमार विश्वास ने, अगर अन्ना किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो पूरे देश में आंदोलन लड़ेंगे, जब चुनाव होगा तो वो किसकी बात करेंगे। वो यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार को आप वोट मत दो, लोकपाल का विरोध करने वाली पार्टी को आप वोट मत दो। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो आज सदन में हैं, उनमें से बहुत सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो वास्तव में लोकपाल के पक्ष में नहीं थी। तो ऑटोमेटिकली वो अन्ना हजारे हमारा समर्थन करेंगे। लेकिन अन्ना ने एक बहुत बड़ी बात परसों बोली थी, उन्होंने कहा था कि मैं प्रत्याशी के कैरेक्टर को देखूंगा। जब वो कैरेक्टर को, चरित्र को देखेंगे तो तब अन्ना हजारे को उस कैंडिडेट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा की तरफ से लड़ रहा हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से लड़ रहा हो। जब वो चरित्र की बात करेंगे, जब वो कैरेक्टर की बात करेंगे तो तब अन्ना हजारे ये तुलना नहीं कर सकते, ये पक्षपात नहीं कर सकते कि वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहा है इसलिए मैं, वो चाहे छवि अच्छी है उसकी, वो चाहे चरित्र का बहुत अच्छा है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले कुछ दिनों में स्थिति थोड़ी साफ भी होगी कि ये किस दिशा में जा रहा है पूरा का पूरा मूवमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में है और ये आत्मविश्वास अच्छा नहीं लगता मुझे। दीपक, आप लगातार ये कहते रहे, हमने पिछली चर्चाओं में भी आपसे बात की थी तो आपने ये कहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल की अन्ना की परछाई से निकलने की छटपटाहट हो सकती है। लेकिन जो बयान अरविंद केजरीवाल के आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे गुरु हैं वो, और हम उनको आदर्श बनाकर चलेंगे। यहाँ पर आपकी बात खारिज नहीं होती? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ बोलते हैं कि अन्ना के आदर्शों पे हम लोग चलेंगे और जैसा अन्ना ने सोचा है, जैसा उनको उन्हीं से उन्होंने शिक्षा ली है, तो जैसा वो सोचते थे वैसे ही हम आगे चल के करेंगे। लेकिन जब आप बात उनके आदर्श की करते हैं, लेकिन जिस चीज को वो नहीं चाहते अब वही फैसला यहाँ पर ले लेते हैं, तो आप कहाँ किस आदर्श की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं? पहले आप बोलते हैं इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला है, वो भगत सिंह और महात्मा गांधी का हवाला देते हैं। हवाले आप भले ही 50 दे दो, आशीष 100 दे दो, लेकिन जो चीज अन्ना को मंजूरी नहीं है आप वो चीज यहाँ पर करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम जैसा वो चाहते हैं वैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनके आदर्शों पे हम चलने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत बेकार काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके योगदान को भुलाया नहीं। पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए तो किसी को आगे आना था नहीं, लेकिन अगर उनके आदर्श पे आप, किसी के आदर्श पे आप चल रहे हो, मैं आपको फॉलो करता हूं, तो लेकिन जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो चीज आप सोच भी नहीं सकते कि मैं काम करूंगा, अगर मैं वही काम यहाँ पर करूं तो निश्चित तौर पर फिर आदर्श की बात यहाँ पर नहीं रह जाती। यानी कि मैंने जो आप नहीं चाहते थे उससे उठकर ये काम कर दिया, यानी कि मैं आपको आदर्श नहीं मानता, यहीं पर इस बात सिद्ध हो गई। और दूसरी तरफ जब वो चले जाते हैं, इन बिंदुओं पर आप हमारे आदर्श नहीं है, बिल्कुल से नहीं है। नहीं, अगर आदर्श मानते हैं तो फिर सभी बिंदुओं को लेकर आदर्श माने ना। किसी को आप फॉलो कर रहे हैं तो 100% करें, क्योंकि कोई भी चीज 99% या 101% नहीं होती। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो वो 100% ही होती है जब आप उसको पूरी तरीके से कर रहे हैं। जब आप 99% कर रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, बिल्कुल। और 99.9% भी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अगर 0.1% भी आप वहां पर पीछे है या कम है तो निश्चित तौर पर आप उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, भले ही आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्या लगता है अरविंद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो अपनी छवि को भी बना के रखना चाहते हैं और अपनी बात को भी आगे रखना चाहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, अब उनके बयान इस तरीके के बयान आते रहेंगे। अब वो सियासी बयान देंगे और सियासत जो है सूटेबिलिटी का दूसरा नाम है। तो उनको जो सूट करेगा, अन्ना का जो पक्ष उन्हें सूट करेगा वो उसके समर्थन करेंगे, जो सूट नहीं करेगा वो उसका विरोध करेंगे। तो ये सूटेबिलिटी जो आपको दिखाई दे रही है आदर्शों में भी, कि वो ना जा रहे कि खुद अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि अन्ना अगर नहीं चाहेंगे तो हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ये कह रहे थे कि हम राजनीतिक पार्टी, हमें एक विकल्प देना चाहिए देश को। लेकिन उन्होंने ये बयान भी दिया था कि अगर अन्ना कह रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं उतरेंगे, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, तो हम अन्ना की बात का समर्थन करते हैं। लेकिन अचानक इन कुछ दिनों में अचानक ये क्या बात सामने आ जाती है कि एकदम से ये महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी जागृत हो जाती है, आप देश को विकल्प देने की बात करते हैं। तो ये जो बात सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा,
बिल्कुल। एक जब हम चर्चा कर रहे थे उस पे भी आप दोनों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब हमने कुमार विश्वास से बात की थी तो वहां पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि टीएन शेषन हारे थे और एक किन्नर गोरखपुर से जीता था, वो जो जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, कुमार विश्वास ने ये भी कहा कि अगर हमारी पार्टी, जो उनकी पार्टी होगी, उसके कैंडिडेट्स नहीं जीतते हैं, इसके बावजूद उनका जो सपना है पूरा नहीं हो पाता है, तो इस देश की जनता को भूल जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी जा रही है और उस लड़ाई को बंद कर देना चाहिए। यानी उनको अब इस बात की आशंका है। हम तब से चर्चा ये कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से चर्चा ये हो रही है कि अगर ये पार्टी आती है तो क्या होगा। अगर ये पार्टी आती है, इसके उम्मीदवार खड़े भी होते हैं और वो हार जाते हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि वो जीतेंगे ही? हार भी सकते हैं। देखिए आशीष जी, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किन्नर ने चुनाव जीता, तो इस देश में कितने किन्नर चुनाव जीतते हैं? आप एक अफवाह, एक उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरणों को एक मानक नहीं बना सकते हैं। मानक हमेशा बनता है, आप किसी को अगर मिसाल बनाते हैं तो मिसाल ऐसी होनी चाहिए जिसको अचीव किया जा सके समग्र रूप से, व्यापक, बिल्कुल व्यापक रूप से। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो विलक्षण होते हैं, जो कितने तथागत इस देश में हुए, बताइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल एक उदाहरण या 2 उदाहरणों को देखकर आप एक पूरा का पूरा मानक तय कर दें कि उसने कर दिया तो हम भी कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। आपको आप क्या कहेंगे दीपक? ये देखिए, मुझे तो ये लगता है, मैं कुमार विश्वास की बात नहीं करूंगा, सभी की बात करूंगा जो लोग राजनीतिक दल बनाने की बात कर रहे हैं, और उनके साथ सभी लोग शामिल हैं। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल भी हैं, कुमार विश्वास है, मनीष सिसोदिया है। तो मुझे ये लगता है कि अन्ना का उन्होंने देखा कि सारी जिंदगी अन्ना ने इस तरह गुजार दी। उन्होंने एक लंबी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी और आज वही स्थिति पे वो हैं बहुत ज्यादा। हालांकि उन्होंने कई मंत्रियों की छुट्टी करवाई है, उनको पद से हाथ धोना पड़ा, कई अधिकारियों को उन्होंने जेल तक पहुंचाया है, तो निश्चित तौर पर उनका ही अचीवमेंट है। लेकिन जिस जगह पर आज अन्ना है उसके बाद भी भ्रष्टाचार लगातार कम नहीं हुआ है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ा है, जबकि कई सारे लोग जेल भी गए हैं, कई सारे लोग को इस्तीफा देना पड़ा है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, उससे ज्यादा बढ़ चुका है। तो अरविंद केजरीवाल को शायद ये भी लगता हो कि हो सकता है कि हम जो आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, अगर वाकई हम इसी राह को पकड़ते हुए आगे चलते हैं तो हो सकता है कि वो भी अन्ना हजारे की तरह एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, इस उम्र के इस दौर में पहुंच जाएंगे और भ्रष्टाचार अपनी जगह यहाँ पर रहेगा। क्यों ना एक चांस यहाँ पर लिया जाए राजनीतिक दल बनाने का, चुनावी विकल्प पेश करने का, या कहें कि लॉटरी का टिकट उन्होंने खरीदा, मैं ये कहूंगा कि खुलेगी या नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए लॉटरी, बिल्कुल लॉटरी उसी की खुलती है जो टिकट खरीदता है। ये बात शायद अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गई होगी कि वो आंदोलन के रास्ते अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो चाह के भी वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो ये बात उनका आभास उनको हुआ होगा। लेकिन अगर एक लॉटरी का टिकट उन्होंने खरीद लिया तो यहाँ पर कम से कम एक चांस है, बहुत दूर ही सही, कम से कम एक संभावना दिखाई दे रही है उनको। जैसा कुमार विश्वास की बात से भी हमको लगा कि हो सकता है कि हम वहां तक पहुंच भी जाएं। टीएन शेषन का उदाहरण भी उन्होंने दे दिया कि वो हार गए थे, यानी कि नहीं भी पहुंच सकते। वो लोग मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर भी हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज और है कि टिकट तो हमने खरीद लिया है, अगर लॉटरी निकल गई तो सभी की बल्ले बल्ले है और एक नया इतिहास इस देश का हो जाएगा। मैं कहूंगा विश्व में एक इससे ऐतिहासिक घटना ये होगी, वाकई में हिंदुस्तान में इतना बड़ा बदलाव यहाँ पर आया था। इसलिए मुझे लगता है कि लॉटरी का टिकट खरीदना उन्होंने ज्यादा बेहतर समझा। मुझे लगता है लोकतंत्र को इसके लिए बड़ा परिपक्व होने की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके की रिफॉर्म्स के लिए, इस तरीके के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। दीपक, नहीं, मेरे को इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो चुनाव अभी तक हमारे देश में होते आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, बहुत कम लिमिटेशंस वहां पर है। आदमी जेल के अंदर अगर है, उस पर कई सारे मामले दर्ज हैं, वो 420 में बंद है, तो उसके बावजूद वो चुनाव लड़ सकता है। निश्चित तौर पर अगर एक ऐसी चीज यहाँ पर निकल के आती है कि एक क्राइटेरिया बाकायदा तय हो कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा, और क्वालिफिकेशन की बात हो या फिर उस पर कोई आपराधिक मामले दर्ज ना हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई देती है कि वाकई में जब स्वच्छ छवि के लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो लोग उतने कपटी नहीं होंगे, उतने भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, और एक उम्मीद थोड़ा बहुत उनके जीतने की रहेगी। लेकिन जब सिस्टम ऐसा है कि कोई भी आप चुनाव लड़ सकता है, जिसने 10 मर्डर भी किए हैं वो जेल में बंद है, पप्पू यादव है, कई सारे उदाहरण जो लोग जेल से लगातार चुनाव जीते हैं, लगातार पैसा खर्च करते हैं, कई सारे बाहुबली सांसद हैं, एमएलए हैं, उनको हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के साथ भी वो लोग खड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी वो लोग खड़े रहते हैं जीतने के बाद, और वो लोग जीत भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक सिर्फ स्वच्छ छवि के बहाने, सिर्फ जनता के पैसे के बहाने आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम इसके बहाने जीत की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल ये टास्क यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर निश्चित तौर पर होता तो कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते, कहीं ना कहीं संभावना यहाँ पर ज्यादा होती, और शायद और ज्यादा विश्वास से ये लोग इस बात को कह सकते हैं कि हम लोग एक बदलाव ला सकते हैं और वाकई में हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन खुद इस बात के लिए प्रिपेयर भी हैं कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर है और इस बात को लोग स्वीकार भी कर चुके हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा करेंगे, और खंडूरी जी आपसे भी ये इसका सवाल का जवाब चाहेंगे कि क्या इस बात की गारंटी है कि जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स उतरेंगे तो चुनाव जीतेंगे? लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। धन्यवाद तिवारी जी। शर्मा जी, जी पूछिए। जो हालात बन रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव मुलाकात करते हैं,
और अरविंद केजरीवाल हैरान है, परेशान है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अन्ना उनके गुरु हैं, उनके पिता तुल्य हैं। बिल्कुल। बावजूद इसके अन्ना के साथ वो नहीं जाते हैं, अन्ना से दूर हैं इस मुद्दे को लेकर कि उनको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। क्या मान लिया जाए, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई थी वो दो भागों में बंट गई है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो ये लड़ाई बहुत अच्छी होगी, दो तरफे हमले होंगे, या तो ऐसा होगा कि बंटवारे के बाद जिस तरीके की वीकनेस, कमजोरी आ जाती है किसी भी जंग में, किसी भी चीजों में, वो यहाँ पर हो जाएगा। जी जी तिवारी जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो लड़ाई है दो भागों में बढ़ गई है भ्रष्टाचार की। लेकिन साथ साथ अभी मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, कुमार विश्वास की बात भी मैंने सुनी जी, और उन्होंने बड़े अच्छे तर्कों के साथ ये बात कही जी कि हम दो तरफा भ्रष्टाचार पे आंदोलन पे वार करेंगे जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे दो तरफा क्यों, आधा आधा मान लें। नहीं, दो तरफा क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। एक तरफ अन्ना का कोई किसी के हटने से, क्योंकि जब अन्ना पहले से लड़ रहे हैं, बहुत सालों से लड़ रहे हैं जी, केजरीवाल तो अभी जुड़े हैं उनके साथ जी, तो अन्ना तो पहले से ही धारदार हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन केजरीवाल अपने को धारदार बनाने की कोशिश में है और वो पार्टी खड़ी, संगठन खड़ा कर रहे हैं। जहां तक मैं अभी डिबेट सुन रहा था आपकी कि अगर प्रत्याशी अगर अन्ना ने कहा है कि मैं उस पार्टी चाहे कोई भी हो चरित्र को वोट दूंगा, जो चरित्र वाला पार्टी होगी, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का प्रत्याशी हो जी। कि मेरे इस बात पे है कि अन्ना की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। जब प्रत्याशी चरित्र जीतता है तो वो विप में बन जाता है। जब सांसद में वोटिंग की बात आती है कि भ्रष्टाचार की आप वोट दें कांग्रेस को कि वो नहीं चाहती कि ये बिल आए, तो वो विप में बन जाता है। जब विप में बन जाता है तो वो अच्छा चरित्र वाला वोट नहीं दे पाता, क्योंकि या तो उसे अपनी संसद सदस्यता बचानी है और या फिर जो है वो उसके, या तो फिर वो उसको जाना पड़ेगा वहां से, अपना संसदीय सीट छोड़नी पड़ेगी, तो वो मजबूरन कांग्रेस के साथ रहता है। ऐसे ही भाजपा का प्रत्याशी भाजपा के साथ रहता है। तो अन्ना को ये बात सोचनी पड़ेगी कि उन्हें कांग्रेस भाजपा को वोट देना, चाहे वो चरित्र वाला ही क्यों ना हो। जहां तक दूसरी बात मैं भी सुन रहा था आपकी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये बहस, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की बहस है आपकी, मैं बधाई भी देना चाहूंगा। जहां तक पार्टियों का आपने कहा कि अगर वो बनाते हैं तो हार जाएंगे केजरीवाल जी, इस बात की गारंटी नहीं है कि जीत कर ही आएंगे कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसका एक दो उदाहरण किन्नर का दिया गया कि और खंडूरी जी ने बड़ी अच्छी बात की कि एक दो उदाहरण मानक नहीं बन सकते, लेकिन मैं एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूँ आपको, ममता बनर्जी का जी। ममता बनर्जी जब अलग हुई अकेली, और वो बहुत लड़ी और कई बार हारी, और उन्होंने आखिर वो करके दिखाया जिसका सपना उन्होंने कभी देखा था। लेकिन आप ये मानते हैं वो कई बार लड़ी और कई बार हारी? बिल्कुल, कई बार हारी, उनकी पार्टी हारी। ना वो बेचारी संसद सदस्यों में कोई वो मतलब विधायक जीत पाए उनके, ना उनको मेयर में मतलब नगर पालिका के चुनाव में कभी वो जीत पाई जी। लेकिन उन्होंने वो धार पहनी रखी, लगातार लगा के रखी। मुझे केजरीवाल में वो धार दिखाई देती है। यानी गिरधर जी आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार से काम नहीं चलेगा, कई बार लड़ेंगे, कई बार हारेंगे, हो सकता है उसके बाद जीत पाए। गिरते हैं शहर सवारी मैदान जंग में, वो दिल से क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। उन्हें ये बात, केजरीवाल इतने मूर्ख नहीं है कि वो सोचेंगे कि हम पहली बारी जीत जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने सपना देखा है, जैसा कुमार विश्वास ने कहा कि हमने एक सपना देखा था, तो वो सपना अगर उन्होंने देखा है तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है। और यहाँ की जो जिस तरह से आंदोलन हुआ था जब अन्ना ने जी, और उसको पूरा देश एकजुट हो गया था एक बार, तो ऐसी बात नहीं। अगर गिरधर जी आप हमारे साथ बने रहिए, गिरधर जी आप हमारे साथ बने रहिए। खंडूरी जी से भी मैं यही सवाल ले रहा हूं। खंडूरी जी से हमने अभी चर्चा की थी आपका फोन लेने से पहले कि इस बात की क्या गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कैंडिडेट सब जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में खड़े होंगे तो वो जीत कर ही आएंगे। इस पर तर्क खंडूरी जी का भी जानना यहाँ जरूरी है। खंडूरी जी क्या कहेंगे आप? देखिए आशीष जी की अभी गिरधर जी ने बोला कि ममता बनर्जी का उन्होंने उदाहरण दिया। ममता बनर्जी ने अपना जो उनकी उम्र है उसकी आधी से ज्यादा उम्र राजनीति में निकाल दी, तब जाकर वो वहां पहुंची। यानी कि उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत त्याग किया। कुमार विश्वास का आपने वर्जन सुना, भी उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि फिर देश की जनता जाने, अगर वो हमें रिजेक्ट कर देती है तो फिर देश की जनता जाने। नाराजगी सी है। तो आपने ये तय कर लिया है कि जनता अगली बार चुने तो हमें ही चुने, और यदि नहीं चुन सकती वो, तो फिर वो अपना उस हाल में रहे जिस हाल में वो है। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कि कुमार विश्वास को कुछ ज्यादा ही विश्वास है, या तो जनता पर ज्यादा ही विश्वास है, या उनको लगता है कि जनता इतनी ज्यादा
त्रस्त हो गई कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अब हम ही हैं, हमें ही चुना जाना चाहिए। तो ये गिरिजा जी क्या कहेंगे आप? खंडू जी के बात सुन रहा था, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पुलिस के होने से इस देश में चोरियां बंद हो गई हैं? हाँ, क्या पुलिस पूरे किसी भी जो करप्शन क्या उसको रोक पाई है? लेकिन नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो आपको नुकीली चीज या ऐसा कोई चीज अड़ियल या कोई रुख अपनाना पड़ेगा कि जिससे कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो कोई अगर सभी हाथ पांव छोड़ हम देंगे। भी ये नहीं मानते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो नहीं, जाएगा, बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये छोड़ दें कि नहीं हो पाएगा, नहीं जीत पाएंगे, आप लोग लड़ाई मत लड़े, तो अन्ना हजारे का दूसरा जो आंदोलन था वो काफी उतना पहले वाला धारदार जो आंदोलन था वैसा नहीं था, तो हम हाथ पांव छोड़ दें, ये तो तर्क नहीं हो सकता। तर्क तो ये है कि लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, इन चीजों के विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो। गिरिजा जी, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, वक्त की बंदिशें हैं, फिलहाल आपसे माफी चाहेंगे, आपको रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी लगातार बने रहे, राकेश खंडूरी जी आप बने रहे, आपका भी बेहद शुक्रिया। दीपक आप भी हमारे साथ बने रहे पूरी चर्चा के दौरान, आपका भी बेहद शुक्रिया। तमाम मुद्दे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी हैरानी के भाव भी आते हैं। साथ साथ उनका यह बयान भी आता है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, कुमार विश्वास और तमाम अन्य सहयोगियों के साथ अन्ना से अलग होकर बनाएंगे। और अन्ना भी एक तरफ बयान ये देते हैं कि न तो उनके फोटो का इस्तेमाल किया जाए, न ही उनके नाम का इस्तेमाल किया जाए। ये कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज वाली स्थिति ना हो जाए। हम इस देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात जरूर कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को सुधारने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक अच्छा ब्लूप्रिंट यहां पर जरूर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो विश्वास हमारा अति विश्वास में बदल जाए। फिलहाल नेटवर्क 10 विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।